हमारा जो पहला सेक्शन है उसका नाम है जी फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों, आप लोगों की जो ये बातें हैं ना, खुदा की कसम बहुत तंग करती हैं यार। किसी टाइम मीटर उड़ गया तो मैं उस बंदे का मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, ठीक है? तो आपसे गुजारिश की जाती है, आर्यन आप भी उठे वहां से और जैफा आप भी उठे वहां से। आप दोनों को बहुत प्रॉब्लम, उठे वहां से उस कोने से। आप लोग मेरे सामने पहली रो में आके बैठा करें, जल्दी करें, उठे वहां से। वो कोना खुदरा जाके ढूंढते हैं, लगे रहते हैं आपस में, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। हुज़ैफा, नेक्स्ट टाइम मुझे आप यहां चाहिए, हमेशा, रोजाना। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तंग होता है ना बेटा बंदा, जब मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे बिन बिन की आवाज आएगी, फिर मेरा दिमाग कहेगा सुनू ये बिन बिन कर क्या रहे हैं, फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, तंग होता हूँ। तो ना पढ़ाने का दिल करता है, ना आपकी बात को सुनने का दिल करता है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा पहला सेक्शन है, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स में बुनियादी तौर पर एक प्रॉब्लम था कि हमें क्या क्या चीज पढ़नी थी। हमें पहले पढ़ना था इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज के बाद दूसरी बात क्या पढ़नी थी? एंट्रोपी चेंज। वैसे एक और चीज ही पढ़नी है, फ्री एनर्जी चेंज। हेलो जी, एनर्जी चेंज भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल अलग फिनोमेना होगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं? बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि केमिकल एनर्जेटिक्स में 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक का नाम है इंथैल्पी चेंज, एक का नाम है इंट्रोपी चेंज और एक का नाम है एनर्जी चेंज। हमें ऐसी कल के लेक्चर का मकसद क्या था कि ये फीलिंग आ रही थी जैसे इंथैल्पी चेंज का मतलब ही क्या है। हमने इंथैल्पी चेंज के मतलब को क्या कह दिया था? एनर्जी चेंज कह दिया था। लेकिन जब मैं ये चैप्टर एंड करना चाहता हूं तो बेशक इंथैल्पी चेंज का मतलब मैं बताऊं ना बताऊं, इतना कम से कम जरूर क्लियर हो जाएगा कि इंथैल्पी चेंज का मीनिंग कुछ और होगा और एंट्रोपी चेंज का मीनिंग कुछ और होगा और एनर्जी चेंज का मीनिंग कुछ और होगा। इन तीनों में थोड़ा 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 फर्क जरूर है, ठीक है? हाँ, अगर आप तीनों को जनरली, वैसे कोई ऑर्डिनरी लेवल का बच्चा अगर कहे कि सर जी ये एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज और एनर्जी चेंज ये सब कुछ क्या होता है, एक ही चीज होती है, तो मैं ऑर्डिनरी लेवल के बच्चों को माइंड नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर एडवांस लेवल का बच्चा, चलो एएस का बच्चा भी क्या कह दे, अगर एएस का बच्चा भी ये कह दे सर जी एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी का तो लफ्ज़ सुनेगा ही नहीं, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप A2 पे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एंथैल्पी चेंज कुछ और चीज है, इंट्रोपी चेंज कुछ और चीज है और एनर्जी चेंज कुछ और चीज है। और जब आप ECAT MDCAT की तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एंथैल्पी का एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग क्या है। इसके ऊपर हमारी कल की बहस पता नहीं मुल्क के हालात के नजर हो गई, ठीक है? लेकिन असल मकसद क्या था? एंथैल्पी, इंट्रोपी और एनर्जी का बुनियादी तौर पर फर्क सिखाना। अब वो फर्क मैं आपको क्या सिखा रहा था? मैंने कहा जी एंथैल्पी चेंज के लिए हमने एंथैल्पी का वर्ड मीनिंग पढ़े बगैर डेल्टा एच का एएस लेवल भी कर लिया है और डेल्टा एच का A2 लेवल भी कर लिया है, वर्कशीट भी कर ली है, टेस्ट भी दे दिया है, प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। मेरी तरफ से एंथैल्पी चेंज का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और पेज के हेडर पे आपने क्या लिखा है? कहीं ना कहीं कुछ, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंथैल्पी shall be studied in FSC for MCAT ECAT के लिए। तो वो काम मैं उसका मीनिंग अभी नहीं करा रहा। मुझे किधर जाना है? मुझे आपको बेटा जी एंट्रोपी चेंज तक लेकर जाना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज एंट्रोपी चेंज। एंथैल्पी चेंज को गोली मारते हैं। जितना उसके साथ पढ़ना था, जितनी उसकी डिस्कशन करनी थी, मैं बहुत सारी कर चुका हूं। अभी मैंने किसकी करनी है जी? अभी मैंने एंट्रोपी चेंज को डिस्कस करना है। तो प्लीज जरा हेडिंग दे दीजिए एंट्रोपी चेंज की। एंट्रोपी चेंज के नाम की हेडिंग दे दें जी। और अगर मुझे साथ ही साथ स्पेसिफिकेशंस भी दे दें तो काम थोड़ा सा मेरे लिए और आसान हो जाएगा। कोई भी A2 की स्पेसिफिकेशन दीजिएगा प्लीज। You know, topic number 23.1, it is done. Topic number 23.2, it is also done. Now the topic number
23.3 टॉपिक का नाम ही क्या है? एंट्रोपी चेंज उस टॉपिक का नाम है और सिंबल उसने उसके लिए कोई डेल्टा एस रखा हुआ है। ठीक है, पहली स्पेसिफिकेशन क्या है? डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। लो जी, यहां वो क्या चाहता है? एंथैल्पी के चैप्टर में वो ये नहीं चाहता था, ना तो एएस की स्पेसिफिकेशन में लिखा है डिफाइन द टर्म एंथैल्पी, ना A2 की स्पेसिफिकेशन में लिखा है डिफाइन द टर्म एंथैल्पी। ठीक है, इसलिए हमने एंथैल्पी की टर्म को डिफाइन नहीं किया। एएस की स्पेसिफिकेशन में लिखा था डिफाइन द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। इस फ्रेज के बारे में बात की थी, वो हमने फ्रेज कर ली। लेकिन अभी क्या बात हो रही है? अभी वो कहता है डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। इस चैप्टर का आगाज एंट्रोपी चेंज से नहीं होगा, इस चैप्टर का आगाज एंट्रोपी के मीनिंग से होगा। तो आई थिंक हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको एंट्रोपी का लफ्ज समझाना है। हेडिंग दीजिए डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। ये जी हमारा आज का टॉपिक। एस इसका सिंबल है और हमने इसको डिफाइन करना है जी। जनाब साहब, लफ्ज सुना है पहले हमने कभी? ये लफ्ज हमने पहले कभी भी नहीं सुना है, ना इसको ओ लेवल में सुना है, ना इसको एएस में सुना है, ना इसको फिजिक्स में सुना है, ना केमिस्ट्री में सुना है, ना बायोलॉजी में सुना है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये लफ्ज़ हमने कभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल भी किया है। ये लफ्ज़ नॉर्मल ज़िंदगी में भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो अब क्या करें, इस लफ्ज़ का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंट्रोपी के लिए ना मुझे थोड़ी सी आपको कहानी समझानी पड़ेगी। कहानी क्या है? सबसे पहले मिसाल लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस की मिसाल ले लेते हैं। चाहे आप किसी सॉलिड सब्सटेंस की मिसाल लें, चाहे आप किसी लिक्विड सब्सटेंस की मिसाल लें, चाहे आप किसी गैसियस सब्सटेंस की मिसाल लें। आपको इतना तो मालूम है कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब दैट कैन बी एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बुनियादी बात क्या है? सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ क्या? पार्टिकल्स। डन हो गया। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में उनका सीन क्या है और लिक्विड स्टेट में उनका सीन क्या है और गैसियस स्टेट में उनका सीन क्या है? सर जी, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो जैम पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, वेरी क्लोज टुगेदर हैं। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ लूजली पैक्ड हैं, थोड़ा सा बीच में गैप्स भी हैं और हल्की फुल्की उनकी मूवमेंट भी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड भी कर सकते हैं। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव ह्यूज गैप्स इन बिटवीन, दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, अब जो मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने जो रेफरेंस दिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का और पार्टिकल्स की मूवमेंट का। मुझे एक बात बताएं, सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं? यस, क्या करके? एनर्जी देते हैं उसको, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। लिक्विड को गैस बना सकते हैं? जी सर, बना सकते हैं। उसको क्या करते हैं? और एनर्जी दें सर उसको, वो और एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और ऑब्जॉर्व करके क्या करेंगे सर जी? वो और अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसी तरह अगर हम रिवर्स काम करें, एनर्जी लेना स्टार्ट कर लें, सर चेक करें किस किस की आवाज़ है बाहर, ठीक, जाके चेक करें। अगर हम एनर्जी वापस निकाल लें, मतलब उसको गर्म करने की बजाय ठंडा करना स्टार्ट कर दें, तो हमें पता है सर जी वो पार्टिकल्स करीब करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं कि सॉलिड स्टेट में एनर्जी का फैलाव कैसा होगा। सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में ऑर्डिनरी लेवल का फर्क क्या है कि सर पार्टिकल्स आर जैम पैक्ड, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, या पार्टिकल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फ्रिक्वेंसीज, पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन। अब ये फर्क है ऑर्डिनरी लेवल का। इस तरह से फर्क कौन समझाता है? ओ लेवल का बच्चा समझाता है। ए लेवल के बच्चे को क्या समझाना चाहिए? ए लेवल के बच्चे के ना लफ्ज थोड़े से एडवांस्ड होने चाहिए। अब जरा लफ्ज का एडवांसमेंट सुनिएगा। सॉलिड स्टेट में डिसऑर्डरनेस, बल्कि नहीं, एक सेकेंड, डिसऑर्डरनेस बात नहीं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स आर वेरी ऑर्डर्ड, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स आर डिसऑर्डर्ड। लफ्ज थोड़ा सा मैंने इंप्रूव कर दिया है। ओ लेवल का लफ्ज क्या था? जैम पैक, इधर क्या था? वेरी फार अपार्ट। अब एडवांस लेवल का लफ्ज क्या है? इधर सॉलिड स्टेट में क्या बोला है? ऑर्डर्ड है पार्टिकल्स, और ये क्या है? डिसऑर्डर्ड है पार्टिकल। अच्छा, ये बात होगी।
फिर मैं कहता हूं जी एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के अंदर रैंडमनेस नहीं है, लिक्विड गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के अंदर रैंडमनेस है। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं, इसको डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट में जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो बहुत कम है, लिक्विड गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो क्या है? अच्छा, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने। एक और लफ्ज भी है, एक और लफ्ज ये है, सॉलिड स्टेट में डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी क्या है? बहुत कम है। गैसियस स्टेट में डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आसान कर देता हूं, सॉलिड स्टेट्स की एंट्रोपी बहुत कम है और गैसियस स्टेट की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। क्या बोला मैंने? मैं आपको बुनियादी तौर पर क्या सिखाना चाहता हूं? डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। और मुझे लगता है कि एंट्रोपी का जो मीनिंग है, इसका जो वर्ड मीनिंग है वो कहां से निकला है? वो आपकी बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल में जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनमें जो फर्क है, उस फर्क को डिफाइन करने के लिए एक एडवांस्ड टर्म है। ऑर्डिनरी टर्म क्या थी? सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का क्या होना? क्या होना जी? जैम पैक्ड होना, क्लोजली पैक्ड होना, टाइटली पैक्ड होना, रेगुलरली अरेंज्ड होना। ये सारे वर्ड्स किसके हैं? ये ओ लेवल के लफ्ज हैं। इनके लिए ए लेवल का लफ्ज क्या है? ऑर्डर्ड। क्या है जी? पार्टिकल्स आर ऑर्डर्ड। अब ये भी कोई इतना बहुत एडवांस लफ्ज तो नहीं है। इससे ज्यादा एडवांस लफ्ज क्या है? कि इनमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम है। क्या है जी? अच्छा, अब ऑर्डर्ड है, ये तो सीधी सीधी बात है। उल्टी बात क्या है? मतलब इसी बात को मैं कहता हूं, रैंडम में जितना ऑर्डर होगा उतना कम रैंडम होगा, जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना कम डिसऑर्डर होगा, जितना कम डिसऑर्डर होगा उतना कम जो है उसमें रैंडमनेस होगी। जितनी कम रैंडमनेस होगी हम कहेंगे डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी उतनी कम है। जितनी डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी कम है हम कहेंगे उतनी एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ? पहला मतलब हुआ डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी, दूसरा मतलब हुआ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तीसरा मतलब हुआ, बस आई थिंक ये दो मतलब काफी हैं। कौन कौन से जी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब, या डिसऑर्डरनेस का मतलब, या आई थिंक डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी का मतलब। हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन तक कैसे लेके जाना है मैं लेके जाता हूं जी उसको प्रॉपर डेफिनेशन तक। लेकिन जो बुनियादी बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं वो क्या है? एंट्रोपी के साथ क्या करना था? डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। तो एक काम कीजिए, एंट्रोपी जो है, ठीक है जी, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों चेक किए? बाद में हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो फिर तो 19 बनते हैं, और अगर पहले किया तो फिर 14 बनते अच्छा ठीक। आपने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, ये भी पीछे से चेक किए, ये भी चेक कर लिए, ठीक। सुनिए जी क्या बात हो रही है? एंट्रोपी इज डिफाइंड एज नंबर वन लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑर्डर लिखूं या लैक ऑफ ऑर्डर लिखूं? ऑर्डर तो नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब तो डिसऑर्डर है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा एनर्जी डिस्पर्स्ड होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो डिसऑर्डरनेस की बात करनी है ना, तो डिसऑर्डरनेस को क्या बोलूं? ऑर्डर बोलूं या लैक ऑफ ऑर्डर बोलूं? लैक ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। तो मैं पहला जुमला क्या लिखाऊंगा? इट इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर in the particles of a system. It is defined as the lack of order in the particles of a system. पहला जुमला ये हो गया। अगला जुमला लिखिए, वही स्टेटमेंट्स में इंप्रूव करता जा रहा हूं। पहले हम क्या बोले? लैक ऑफ ऑर्डर इन द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। अच्छा, लैक ऑफ ऑर्डर को क्या बोलना चाहिए? डिसऑर्डर। ठीक है, तो लिखिए जी, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द क्या? डिसऑर्डरनेस इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज द डिसऑर्डर इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डर इन द पार्टिकल्स
disorder in the particles of a system. अच्छा, डिसऑर्डर के बाद लिखिए, डिसऑर्डर के लफ्ज है रैंडमनेस। क्या बोलना चाहिए? लिखिए जी, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, it is defined as the degree of randomness in the particles of the system, degree of randomness in the particles of the system. अच्छा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कब ज्यादा होगी? जब एनर्जी का डिस्पर्सल क्या होगा? तो अगला लफ्ज लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। वैसे कौन सी एनर्जी जनाब? नहीं, काइनेटिक नहीं, केमिकल भी नहीं, हाँ थर्मल। कौन सी वाली एनर्जी? क्यों थर्मल एनर्जी जो मैटर के अंदर होती है वो कितनी फैली हुई है, ठीक है। कौन सी वाली एनर्जी जनाब? थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। क्या लिखें जी? इस द क्या लिखा? डिफाइंड एज द डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी, डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी, डिस्पर्सल ऑफ thermal energy in the particles of a system, dispersal of thermal energy in the particles of the system. अच्छा, अब ये जो मैंने बातें कही हैं आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि ये तो मैंने आपको उसका एक जो वर्ड मीनिंग है जो डिक्शनरी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एंट्रोपी के लिए, लैक ऑफ ऑर्डर का लफ्ज या रैंडमनेस का लफ्ज या डिसऑर्डरनेस का लफ्ज या डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी का लफ्ज, बल्कि एक लफ्ज भी हो सकता है स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी की जगह क्या लिखें? स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी, स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी इन द पार्टिकल्स डिफाइंड एज द क्या जी? स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो बुनियादी तौर पर मैंने यहां इसके साथ क्या क्या लफ्ज लिखवाया है? मैंने एंट्रोपी के साथ आपको एक लफ्ज लिखवा दिया जनाब साहब, क्या? लैक ऑफ ऑर्डर, फिर क्या जी? फिर डिसऑर्डर, फिर क्या जी? फिर रैंडमनेस, फिर क्या जी? डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी, फिर क्या? स्प्रेड ऑफ एनर्जी। तो यू सी ये सारे वर्ड्स आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही तरह से हैं। जितना ज्यादा एनर्जी का स्प्रेड होगा उतना ज्यादा, और कौन सी वाली एनर्जी का? स्पेसिफिकली ये जो पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? थर्मल कहते हैं। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी का स्प्रेड, थर्मल एनर्जी का डिस्पर्सल, थर्मल एनर्जी की डिस्पर्सल की वजह से पार्टिकल्स का रैंडमनेस, पार्टिकल्स का डिसऑर्डरनेस, पार्टिकल्स के अंदर लैक ऑफ ऑर्डर, ये सारे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? इन सब के लिए एक टर्म है हमारे पास। कौन सी वाली जी? एंट्रोपी एक टर्म है जो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी के फैलाव को मेजर करती है या उसको बल्कि काम करते हैं। अगर इसमें उनको मेजर करना है तो बुनियादी तौर पर मैं ये क्या कर रहा हूं? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब जो मैंने बातें लिखी हैं, ये लैक ऑफ ऑर्डर, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। डिसऑर्डर होना कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। ये जितने भी मैंने लफ्ज लिखे हैं, एनर्जी खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका फैलाव, उसका डिस्पर्स होना, उसका स्प्रेड होना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी। तो इन तमाम चीजों का जो फिजिकल मेजर है, इन तमाम चीजों को मेजर करने का, देखें जैसे होता है ना वो, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब हॉटनेस और कोल्डनेस ये तो बस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, इसको मेजर करने के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मेजर करने के लिए आप टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? एक होता है हीट कितनी है, हीट कितनी है वो अलग फिनोमेना है। हीट किसी बहुत ठंडी चीज में भी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा हो तो, ठीक है। और हीट बहुत गर्म चीज में भी बहुत कम हो सकती है अगर वो बहुत थोड़ा सा सब्सटेंस हो तो, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर है
वो ज्यादा होने या थोड़ा होने पे डिपेंड। आई थिंक आपने कहीं पढ़ा होगा वो लेवल में कि सर जी ये जो थर्मल एनर्जी होती है इज द टोटल सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, लेकिन जो टेम्परेचर क्या होता है इट इज द एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। खैर एक काम करते हैं, नहीं जाऊंगा मैं अभी हीट के मीनिंग में या टेम्परेचर के मीनिंग में अभी नहीं जाना चाहता, वो थोड़ा फिजिक्स वाला मसला है, फिजिक्स के अंदर भी मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन हाँ क्या करूं अभी यहां पर जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स को कैसे इग्नोर कर सकता हूं मैं, ठीक है, फिजिक्स तो इग्नोर नहीं होती। अब यहां पे मतलब जब जो भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं तो फिजिकल टर्म्स इस्तेमाल करनी है ना। आपकी इतला के लिए कि एंट्रोपी को फिजिक्स में होना चाहिए था, केमिस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि फिजिक्स में भी क्या होता है, फिजिक्स में भी एक चैप्टर है ना, कौन सा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला। हाँ एएस में हमने थर्मल फिजिक्स नहीं पढ़ी, A2 में पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स, और A2 में जब थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमने पार्टिकल्स के पास बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काइनेटिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज भी पढ़नी है, और उनके मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी कहते हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब बुनियादी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्क है वो क्या है, केमिस्ट्री में हर चीज क्वांटिटेटिव नहीं होती, फिर केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें क्वालिटेटिव होती है, जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होता है। फिजिक्स में क्या होता है सर जी, फिजिक्स में ना हर चीज का क्या सीन है, हर चीज क्वांटिटेटिव होती है, हर चीज की क्वांटिटी बनानी होती है। जो भी चीज फिजिक्स में पढ़ी जाती है उसको क्वांटिफाई लाजमी किया जाता है या उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। फिजिक्स के तो पढ़ने का आपने इवन जो भी मिसाल के तौर पे ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट पढ़ा है, अभी पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन अभी थोड़ा पढ़ा है, लेकिन खैर बहरहाल आपने उस ऑर्बिटल मोशन को समझने के लिए पहले क्वांटिटीज डेवलप की हैं। कौन कौन सी, एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है, सेंटीपिटल फोर्स कितनी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, तो पहले सारी टर्म्स डेवलप हो गई हैं, फिर हम उन सारों को आपस में इक्वेशन बना के कर लेंगे। तो फिजिक्स का पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, पहले क्वांटिटीज डेवलप की जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप आइडिया पढ़ते हैं, उसकी क्वांटिटीज ना भी डेवलप होती हो तो मसला, लेकिन जब मेरे चैप्टर का नाम ही फिजिकल केमिस्ट्री है तो क्या होगा, यहां तो मैंने मसला है, यहां तो मैं जो भी आइडिया पढ़ा रहा हूं, जो भी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है उसको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी भी बनानी पड़ेगी, उसकी क्वांटिटी बनाकर उसकी फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, उसको फिजिक्स के स्टाइल पे पढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने एनर्जेटिक्स में डेल्टा एच पढ़ा है, वो डेल्टा एच हमने पूरी क्वांटिटी बना के पढ़ाया आपको, डेल्टा एच की पूरी यूनिट भी निकाली हुई है हमने, उसके फार्मूले भी निकाले हुए हमने, तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स वाला स्टाइल नहीं है जी कि डेल्टा एच का ये फार्मूला है तो ये फार्मूला है तो ये फार्मूला है तो ये फार्मूला है, ये यूनिट्स हैं, इसके प्लस कैसे ध्यान रखना है, इसके माइनस कैसे ध्यान रखना है, इसको 2 से लाजमी मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं बोर्न नंबर साइकिल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो इतना 2 होना, तो सारा फिजिक्स का स्टाइल है भाई। तो अब यहां पे भी अभी भी मैं फिजिक्स के स्टाइल की तरफ जाना चाहता हूं। अब वो फिजिक्स का स्टाइल क्या है, फिजिक्स का स्टाइल ये है कि यार क्वांटिटीज पढ़ाओ, तो एंट्रोपी बुनियादी तौर पर क्या चीज है, एक क्वांटिटी है जो किस चीज का मेजर है, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम, इट इज द मेजर ऑफ द लैक ऑफ ऑर्डर इन द सिस्टम, it's the measure of the dispersal of energy in the system, it's the measure of the spread of thermal energy in the system. तो I think हम क्या करें, मैं जाकर इसकी 2 डेफिनेशन लिखूंगा, एक वो जो फिजिक्स की किताब में लिखी हुई है और एक वो जो केमिस्ट्री की किताब में लिखी हुई है। तो आई थिंक एक काम करें, 2 कॉलम्स बना लें। ये तो मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखवाए, ये तो उनके वर्ड के मीनिंग लिखवाए थे आपको। आई थिंक एक काम करें, लेकिन जी प्योर फिजिक्स की डेफिनेशन, अब मैं डेफिनेशन 2 छोटी छोटी लिखवाऊंगा, ऊपर वाली वो डेफिनेशन नहीं थी, उसका मीनिंग था, ठीक है ना। कॉलम्स में लिखते हैं जी प्योर फिजिक्स वाली और प्योर केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन। फिजिक्स की किताब में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा इट इज प्रॉपरली डिफाइंड एज it is properly defined as the measure of the measure of
स्प्रेड या ब्रैकेट में लिखें डिस्पर्सल is properly defined as the measure of the dispersal या spread of, अब एक एक लफ्ज को मैं ध्यान से लिखूंगा जी, measure of dispersal मतलब spread of क्या, थर्मल एनर्जी, एनर्जी में कौन सा जिक्र हो रहा है जी, मेजर ऑफ द डिस्पर्सल या स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी इन द गिवन अमाउंट in a particular amount, in a particular amount of a substance at a particular temperature. Measure of dispersal of thermal energy in a particular amount of a substance at a particular temperature. ठीक है, अब वो कहता है जी क्या करना है, मेजर क्या करना है आपने, मेजर करना है डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी। तो मेजर करो जी क्या चीज, थर्मल एनर्जी के किसको, थर्मल एनर्जी के डिस्पर्सल को या स्प्रेड को। खैर वो कैसे मेजर करेंगे वो तो बात की बात है, बुनियादी बात है थर्मल एनर्जी को मेजर करना है इन व्हाट, इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट व्हाट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इधर टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट भी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको कहते हैं, मोल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब वो मल्टीप्लाई वाली इन्वॉल्वमेंट है कि डिवीजन वाली इन्वॉल्वमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली इन्वॉल्वमेंट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली इन्वॉल्वमेंट है। मैं अगर जुमला ये कहता इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सल और स्प्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट मोल्स पर यूनिट टेम्परेचर, आपकी इतला के लिए आ जाए कि इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों है, एनर्जी पर यूनिट मोल्स पर यूनिट टेम्परेचर। तो अगर आप यहां से आगे जाते हैं तो आई थिंक ये जो इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर यूनिट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। इन अ पर्टिकुलर अमाउंट, ये कौन सी पर्टिकुलर अमाउंट है, यूनिट अमाउंट। यहां पे असल में लफ्ज क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कौन सा, पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कौन सा पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर। बेसिकली इन अ पर्टिकुलर अमाउंट का मेरा मीनिंग क्या है, पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, पर यूनिट टेम्परेचर मेरा मीनिंग है। मैं कहना ये चाहता हूं कि एनर्जी को डिवाइड करेंगे किससे, मोल से। एनर्जी को डिवाइड करेंगे किससे, टेम्परेचर से। तो जब डिवाइड होता है तो पर यूनिट मोल्स और पर यूनिट। तो एक काम सुनिए जरा, इसकी अगर आप डेफिनेशन बनाते हैं वो फार्मूले वाली, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और पर यूनिट टेम्परेचर। जी तो भाई, डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड या इट इज द मेजर ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी एट, इन क्या, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एट क्या, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो मैंने इन अ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है उसका मतलब पर यूनिट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखा है उसका मतलब भी पर यूनिट टेम्परेचर है। खैर अगर मैं यहां से आपको यूनिट्स बताना चाहूं तो प्लीज बताइए, जैसे यूनिट्स क्या निकलेंगी, मैं इसमें से यूनिट्स क्या निकालूंगा, ऊपर एनर्जी है वो जूल्स होगा, नीचे पर मोल होगा और फिर नीचे एक केल्विन भी होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ये उसकी यूनिट होगी जी। लेकिन इस तरह से हमने इंथैल्पी का मतलब नहीं पढ़ा।
जैसे अभी हम एंट्रोपी का वर्ड बाय वर्ड मतलब निकाल रहे हैं, हमने इस तरह का वर्ड बाय वर्ड मतलब किसका नहीं निकाला? इंथैल्पी का हमने कभी ऐसा वर्ड बाय वर्ड मतलब नहीं निकाला था, लेकिन अब सिलेबस ऐसा डिजाइंड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री वाला बड़ी अजीब सी डेफिनेशन लिखता है इसकी। जो केमिस्ट्री की स्पेसिफिकेशन में डेफिनेशन लिखी हुई है वो बिल्कुल वो प्रॉपर क्वांटिटी वाली नहीं लिखी हुई। वो लिखी हुई क्या है, कहते हैं जी इसको कैसे डिफाइन करें, इट इज, यहाँ लिखा जी केमिस्ट्री विल डिफाइन, उदाहरण लिखा इट इज इन फिजिक्स क्या जी, इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज दिस, वहां पे लिखा है केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन उसको मैं प्रॉपर ही कहूंगा, लेकिन इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज, it is properly defined as the number of possible arrangements of the particles and their energy in a given system at a particular temperature. अब इसके लफ्जों पे गौर करें और उसके लफ्जों पे गौर करें, सर में थोड़ा आपके दिमाग का फूटेगा, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं। इसको कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्क। एक ही बात है, फिजिक्स वाला उस बात को कैसे लिखना चाह रहा है, फिजिक्स में डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि फार्मूला निकल आए। क्या निकला है? फिजिक्स में डेफिनेशन ऐसे लिखते होते हैं कि क्या निकले उसमें से, जैसे प्रेशर को डिफाइन करना है, सो जी प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो उसको ऐसे। अब प्रेशर को ही अगर आपने डिफाइन करना है किससे, केमिस्ट्री में, तो आप क्या लिखेंगे, सर जी इट इज अ मेजर ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। डू यू गेट दिस? आपने प्रेशर को फिजिक्स में डिफाइन करना होता है कैसे, फोर्स पर यूनिट। प्रेशर को ही अगर कोई केमिस्ट्री का बंदा बोलेगा तो क्या कहेगा, सर जी इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्या, इट इज द नंबर ऑफ द कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। भाई वो कुछ और बात है ये, लेकिन हाँ वो कहेगा नहीं भाई बात तो सेम ही है। वो हम कहेंगे यार ये तुम कैसे बोल, कहते भाई मैं केमिस्ट्री का बंदा हूं, मुझे क्या लगे तुम्हारे फिजिक्स के स्टाइल को फॉलो करने की। बेशक मेरी फिजिकल केमिस्ट्री है बेशक हल्की हल्की केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें भी हैं, लेकिन मैं स्टाइल पूरे का पूरा फिजिक्स का अडॉप्ट नहीं करूंगा, बेशक मैंने यूनिट बना देनी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री के पेपर को जब अटेम्प्ट करें तो वहां तरीका कैसा है आपका, और फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करें तो वहां तरीका कैसा है आपका, ठीक है। मतलब एट दिस स्टेज हमें इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि फिजिक्स में कैसे लिखते हैं और केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं। ये फीलिंग बहुत 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 जरूरी फीलिंग है जनाब, इसके बगैर क्या होगा, इसके बगैर गुजारा हमारा नहीं चलेगा। तो मैंने बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको फीलिंग दी है, किधर डेफिनेशंस को कंपेयर करें। लुक एट दिस डेफिनेशन, क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। क्या नंबर ऑफ, मतलब कहता है ये उस तादाद का नाम है, किसी की तादाद, नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी। अब मैं गिनूंगा कैसे, क्या थे आपको किसने क्या गिना है नहीं, आप तो बस रैंडमली एक वैल्यू हम खुद बता देंगे आपको, आप उस वैल्यू का मतलब क्या निकालिएगा। इट इज द नंबर, अगर वो कहे जी मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एंट्रोपी है सपोज 50, क्या एंट्रोपी है, कहता है आपने 50 का मतलब पता क्या निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में का अगर 1 मोल है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स की पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है, वो 50 उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी दुनिया जान की बकवास है, ठीक है। वो पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23, इतने ढेर सारे पार्टिकल्स की नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स 50 हैं। तो केमिस्ट्री भाई मैं तो यही कहूंगा, और स्पेसिफिकेशन की अगर पहली लाइन पढ़े तो देखें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द टर्म एंट्रोपी एज द नंबर ऑफ, मैंने एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन से जुमला उठाया है, एज व्हाट, as the number of possible arrangements of the particles and their energy in a given system at a particular temperature। तो मुझे तो नहीं समझ आती है डेफिनेशन, मैं तो नहीं मानता हूं इस डेफिनेशन को। क्यों? मैं फिजिक्स का भी तो टीचर हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मुझे फिजिक्स के दिमाग को क्या करना पड़ेगा,
शट अप करना पड़ेगा, है जी। तो अगर मैं उसको शट अप कर दूं तो ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है जी। तो इधर केमिस्ट्री में क्या करते होते हैं, कुछ चीजों के रटे भी तो मारते हैं ना, है जी। मतलब वहां बहुत सारी चीजों के हमें रटे मारने पड़ते हैं कि वो वर्ड्स कैसे होते हैं, वर्ड्स एग्जैक्टली वैसे नहीं होते जैसे होने चाहिए। मतलब प्योर फिजिक्स के वर्डिंग्स, वहां सोचने का, समझने का, लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। क्वांटिटी है तो क्वांटिटी तरीके से लिखते हैं, पहले तो चेक करते हैं बेस है कि ड्राइव्ड है, फिर चेक करते हैं स्केलर है कि वेक्टर है, फिर चेक करते हैं जी उसका फार्मूला क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ है, उसकी इनवर्स प्रोपोर्शन किसके साथ है, ठीक है। उस हिसाब से सारा वो फार्मूला, फिर वो मतलब किसी को भी डिफाइन करना हो वो इन द टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज डिफाइन करता है। मतलब अगर कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो वहां कि सर जी इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, इट शुड बी डिफाइंड एज इन द टर्म्स ऑफ क्या, इट शुड बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द अदर क्वांटिटीज। वो फिजिक्स है जी। केमिस्ट्री वाला कहता है भाई मैं क्वांटिटीज नहीं पढ़ा रहा यार, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा हूं। अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्वांटिटी आ भी गई है तो मैं उस क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करूंगा कि जनाब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स की सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होती है, सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, ओनली वाइब्रेट। गैस में क्या होता है, अरे जी गैस में पार्टिकल्स कोई वाइब्रेट करता है, कोई ऑसिलेट करता है, कोई नहीं होता, एक ही लफ्ज है, कोई वाइब्रेट करता है, कोई रोटेट करता है, कोई ट्रांसलेट करता है, कोई थोड़ा स्लो हो जाता है, कोई तेज हो जाता है, कोई 3-4 ग्रुप्स बना के फिरता है, कोई अकेला अकेला फिरता है। तो वहां पे ढेर सारी मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट्स होती हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री के लफ्ज की तरफ। क्या होता है, गैसियस, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो कहेगा वहां बहुत कम एंट्रोपी है, इसके बाद बहुत कम अरेंजमेंट्स हैं, बहुत कम पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी है, ठीक है। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स किस किस किस्म की हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी कौन कौन सी किस्म की है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ज्यादा है। सॉलिड स्टेट में possibilities of the number of different arrangements and the number of different मतलब उनकी एनर्जी की डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये बहुत सारी, बहुत कम किस्मों की होती है। सॉलिड में कम किस्में हैं, गैस में ज़्यादा किस्में हैं। बस मैं इतनी ही बात करूंगा, इससे आगे की बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पर कन्विंस्ड ही नहीं हूँ इस डेफिनेशन के साथ। ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल, ये अगर ना लिखा होता स्पेसिफिकेशन में तो बाय गॉड मैं वही लिखवाता, ठीक है। मेरे लिए वो बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी हुई है। इधर से जरा यूनिट्स निकाल के बताएं, वो आगे पेपर में यूनिट्स तो आएंगी, जूल्स पर मोल पर केल्विन, चलो मैं निकाल वो भी दूंगा वैसे, ठीक। इधर से भी मैं यूनिट्स निकाल देता हूं आपको। कैसे जी, सर जी इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है। अच्छा सर जी इसमें कहीं ना कहीं गिवन सिस्टम है, तो सिस्टम कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस की कोई अमाउंट होगी। सर इसमें भी आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर तो लिख ही दिया है, ठीक है, हालांकि स्पेसिफिकेशन वाले ने टेम्परेचर नहीं लिखा। मैंने कहा उतना, उसके बगैर तो बिल्कुल ही बाम है ये, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के एक लफ्ज लिख दिया कि मैं अल्टीमेटली इसमें से भी क्या निकाल दूं, मैं अल्टीमेटली इसमें से भी जूल्स पर मोल पर केल्विन का लफ्ज निकाल दूं। कैसे, पहला लफ्ज है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, उसकी कोई यूनिट होती है। नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स, उसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। एंड देयर एनर्जी, तो चलो जी एनर्जी की कोई यूनिट होगी। मतलब मैं समझता हूं अरेंजमेंट्स की नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। एनर्जी पूरी बतानी है, इन अ गिवन सिस्टम पर मोल करना है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर को केल्विन करना है, कर जो भी करना है, क्या हो सकता है अभी। लेकिन जी यहाँ पे एंट्रोपी का फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला तो मैं बनाऊंगा अभी। वो तो बनता था डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी, यहां क्या बनता है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ क्या, ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हाट, एंड देयर एनर्जी। इधर से आ जाए जी, इन द गिवन सिस्टम में क्या हो जाएगा, पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, पर यूनिट टेम्परेचर। खैर दोनों के डिनोमिनेटर्स में मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर ही मेंशन किया है, लेकिन दोनों के न्यूमरेटर को अगर आप फॉलो करें तो फिजिक्स का न्यूमरेटर है सीधा सीधा क्या, मेजर ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द थर्मल एनर्जी या मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द थर्मल एनर्जी,
या सिंपल भी अगर आप यहां लेते हैं थर्मल एनर्जी, मुझे उससे भी प्रॉब्लम। फिजिक्स में ऊपर लिखे थर्मल एनर्जी पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टेम्परेचर, लेकिन यहां पर क्या किया है, यहां ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। पहली बात, एंड को कहें सर प्लस लिखा हुआ है, एंड प्लस हो गया तो एंड देयर एनर्जी ओवर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर कर दें। अब इसकी प्योर फिजिक्स में ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप यहां से यूनिट्स निकालने में फिर भी इंटरेस्टेड हैं, सर समथिंग लाइक जूल्स ऊपर है ना, समथिंग लाइक गिवन सिस्टम, गिवन सब्सटेंस, पर्टिकुलर अमाउंट, मोल्स है, टेम्परेचर और केल्विन है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करो जी, एनीवन। तो हमारे पास पहली टर्म क्या थी, डिफाइन द टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या मीनिंग सिखाया गया है, क्या मीनिंग था जी, हमने इसको किसी भी सिस्टम मतलब सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी का क्या डिस्पर्सल, उसके हिसाब से समझाया है। या फिर सिस्टम का मतलब सब्सटेंस का मतलब पार्टिकल्स की क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब ये क्या होती हैं मैं नहीं जाना चाहता इसके अंदर, हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ये सॉलिड स्टेट में पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर ओनली वेरी फ्यू। व्हाट, क्या फ्यू अरेंजमेंट्स हैं सर, वो टाइटली पैक्ड होते हैं सारे के सारे, और वहाँ उनमें वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, ठीक है। हाँ, बट इन द गैसियस स्टेट वहाँ सर वो वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी है, रोटेशंस का कॉन्सेप्ट भी है, ट्रांसलेशंस का कॉन्सेप्ट भी है, अकेले अकेले फिरने का कॉन्सेप्ट भी है, कोई एक आधे दो करीब से गुजर जाएं उसका कॉन्सेप्ट भी कोई हल्का फुल्का है। खैरबहरहाल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं हमने उस तरह से नहीं गिननी जैसे मैं भी इमेजिन करा रहा हूँ, गिनानी इसने भी नहीं है, लेकिन लिख इसने भी निकम्मे ने क्या लिख दिया है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अगला टॉपिक ये नहीं कि गिनो पकड़ के कि ये तुम्हें मैंने तस्वीर दिखा दी है, गिन के दिखाओ कितने हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ये काम नहीं करना हमने, बस अंग्रेजी है भाई फॉलो करनी, इसको क्या कहते हैं मार्क स्कीम है भाई, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के कुछ वर्ड्स हैं, सही है कि गलत हैं, किसी न किसी केमिस्ट ने डिफाइन किए हुए हैं, उसने डिज़ाइन किए हुए हैं। अभी हमें बजाय इसके कि उसको चैलेंज करें, पहले हमें पीएचडी कर लेनी चाहिए, ठीक है। जब हम पीएचडी के लेवल पर जाएंगे तो पता चलेगा भाई सही कह रहा था, ठीक है जी। तो वहाँ पे असल में पॉसिबल अरेंजमेंट्स गिनता है पकड़ के, ऐसा मॉडल डिज़ाइन करता है कि यार देखो इसमें मैंने इतनी अरेंजमेंट्स डिज़ाइन कर ली हैं, उधर कहता है जी मैंने इसमें इतनी अरेंजमेंट्स डिज़ाइन कर ली हैं। फिजिक्स वाला कहता है पागल है, इसका दिमाग खराब है, ये अरेंजमेंट्स पकड़ के डिज़ाइन कर रहा है। मैंने सीधी एनर्जी का स्प्रेड निकाला है। अब एनर्जी का स्प्रेड कैसे निकालते हैं नहीं पता हमें, ये भी आप बताना बस मैं चाहता हूं ना। आपको ये पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैसे निकालते हैं, ना आपको ये पता है कि एनर्जी का स्प्रेड कैसे निकालते हैं, आपको तो सिर्फ एनर्जी का मीनिंग पता है। ये एनर्जी का डिस्पर्सल कैसे है ये कैसे निकालेंगे हमें भी तो नहीं पता। तो इसलिए वो कहता है भाईजान ना उसके न्यूमरेटर की तुम्हें सही समझ है तो ना इसके न्यूमरेटर की तुम्हें सही समझ है, लेकिन ना हल्का फुल्का कुछ ना कुछ सिलेबस वाला चाहता है कि हम क्या करें, कोई रटा मारना हम सीख लें। कहता है जी ओ लेवल और एएस में तो मैं नहीं कहता था कि रटे मारो, लेकिन A2 में आ गए हो, चूंकि उसको पता है कि तुमने ई कैट और एमडी कैट देना है, उसको पता है पाकिस्तानी ई कैट और एमडी कैट देना है। कहता है थोड़ा थोड़ा रटा मैं भी लिखवाना सिखा दूंगा तुम्हें, ताकि बाद में A2 के पेपर के बाद तुम्हें तकलीफ ना हो 1 महीना रटा मारने में। तो कुछ ना कुछ रटा ये भी मरवाएगा, तो रटा है जनाब साहब, मारें इसका भी, उसका भी रटा मारें, इसका भी रटा मारें। और मैंने कोशिश ऐसी की है कि थोड़ी सी समझ भी आ जाए, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि इसके न्यूमरेटर की 100% समझ नहीं है, इसके भी न्यूमरेटर की 100% समझ हमें नहीं है। तो बस अंडरस्टैंडिंग हमने थोड़ी बहुत बिल्ड कर ली है कि लफ्ज़ का मीनिंग क्या है और कहाँ से निकला है। बहरहाल आई थिंक दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। अब क्या होगा जी, सुने ज़रा, आप में से जिसका रीटेक है उनकी नॉर्मल क्लासेस जैसे चल रही हैं, रीटेक वालों की वैसे चलती रहेंगी, टाइमिंग थोड़ा सा उनका चेंज कर दूंगा। जिनका रीटेक नहीं है उनकी भी नॉर्मल क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन उनका मैं क्या कर दूंगा, उनका भी मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा। कौन से वाली, उनका मैंने अगले 2 वीक्स में पेपर 5 पढ़वाना है आपको, ठीक है। अब पेपर 5 के लिए आपकी जो टाइमिंग्स होंगी वो शायद नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। सर जवाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लैब के अंदर ही आपको क्या कराएं, पेपर 5 का कुछ काम करवा दें। पहले आप लोगों को पेपर 5 करवा दिया जाएगा और फिर जब आप नॉर्मल क्लास में आएंगे उनका रीटेक खत्म होगा तो फिर उनको अलग से पेपर 5 पढ़ा दिया जाएगा, ठीक हो गया जनाब साहब। सो इन 2 हफ्तों में हमने क्या किया है, इन 2 हफ्तों में मैंने किसी की छुट्टी डिज़ाइन नहीं की, कोई छुट्टी नहीं है भाई। जो रीटेक वाले हैं वो रीटेक वाली क्लासें लेंगे, जिनका रीटेक नहीं है
वो लैब में जाकर पेपर 5 की क्लासें लेंगे। ठीक हो जनाब? हाँ, बस टाइमिंग्स क्या हो जाएंगी, मंडे से एक न्यू या एक डिफरेंट किस्म का टाइमिंग का शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा। बहरहाल ये मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। दैट्स इट, सी यू इंशाल्लाह। रीटेक वालों से तो कल भी मुलाकात हो जाएगी, जो बाकी हैं उनसे चलते फिरते मुलाकात हो जाएगी, उनको लैब में मैं आके मिल लिया करूंगा। मंडे वाले दिन छुट्टी छुट्टी किसी की नहीं है, क्लासेस है प्रॉपर सबकी, बट डिफरेंट ऑर्डर है, डिफरेंट स्केड्यूल है। ठीक है जी, दैट्स इट। और यहाँ से आगे हम जब ये रीटेक के पेपर खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे एंट्रोपी की कैलकुलेशन